चलो भाई, तो मोल कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर चल रहा है, समझ में आ रही बात। अब मोल कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल एंड में आ गया। ठीक, वैसे जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो हमारा टुकड़ों में अपने आप हो जाएगा। एक पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का था, वो मैंने यहीं पे ले लिया। बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार वाला ऑलरेडी आपको करा दिया। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। हाँ, थ्योरीज वगैरह है, कुछ लॉज वगैरह है, उसको भी हम देखेंगे बाद में। और कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो बेसिकली आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ ली होंगी, लेकिन वो यहाँ पर भी पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। समझ में आ रही बात। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में, या केमिकल कैलकुलेशन के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। केमिकल कैलकुलेशंस है क्या? एक केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास में। उस केमिकल रिएक्शन में हमें पहले ये पहचानना है कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या होगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा एक और टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस टर्म्स में हो सकता है, ये भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। समझ में आ रही भाई बात आपके? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक हो गया केमिकल कैलकुलेशंस। क्या टॉपिक है जी? केमिकल कैलकुलेशंस। जागते रहे हो भैया, सोना नहीं है। समझ में आ रही बात। अब केमिकल कैलकुलेशंस में हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मेरे पास में एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन मैंने ले ली M1A प्लस M2B। ये हमें क्या दे रही है, N1C प्लस N2D। समझ में आ रही बात। एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन कैसी केमिकल रिएक्शन हो गई भैया? ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कैसी केमिकल रिएक्शन है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके एटम हैं, समझ में आ रही बात, वो किसके बराबर होंगे? आपके जो राइट हैंड साइड पर एटम्स होंगे उसके बराबर निकल करके आएंगे। यहां तक बात बताओ भाई, समझ में आएगी नहीं है? अरे भाई क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास में M1A प्लस M2B गिव्स अस, क्या कर रही है हमें, M1C, और आपके M2C को हमें दे रही है। समझ में आ रही बात? क्लियर है। M2D को, सॉरी। और यहाँ पर ये एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन होती है। समझ में आ रही बात आपको? बैलेंस का मतलब क्या है सर? बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम है, वो उनका नंबर राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा। हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपके? ठीक है। तो एक चीज तो हमारी क्या हो गई बेटा, एक चीज हमारी हो गई ये वाली। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा? हम उस कंक्लूजन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है सर? जो हमारा A एंड B है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट बोले तो जिस चीज की हमें क्या करनी है, जिस चीज का रिएक्शन होगा, जो चीज पर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। उसके अलावा वहीं पर जो कैपिटल C एंड कैपिटल D है बेटा, वो क्या है हमारा, वो होगा प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है। उसके अलावा जो हमारा M1 एंड M2, ठीक है, N1 एंड N2, ये चारों की चारों जो टर्म होंगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको भैया? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से इसको जाना जाएगा। अब ये सवाल ये उठता है कि सर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या? सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें इस बारे में बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी रिएक्ट करेगी और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। समझ पा रहे बात को? ऐसा नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एवं ही हो गया, नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको ये बताएगा कि एक केमिकल रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी रिएक्ट करेगी और उसी केमिकल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज की जो गणना हो पॉसिबल है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बदौलत ही क्या होगी भाई, पॉसिबल होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अब ये सर क्या M1 और M2 N1 N2 के बराबर होगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है भाई। M1 M2 जरूरी थोड़ी है कि भैया हमेशा N1 N2 के सम के बराबर हो। समझ में आ रही बात? कभी कभी डिफर हो सकता है, कभी कभी ज्यादा हो सकता है। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली जो है यहाँ पर हम कैसे कब निकाल लेंगे, ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि M1 प्लस M2 और N1 प्लस N2 का क्या डिफरेंस निकल के आता है। ये बराबर भी हो सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि M1 और M2 का जो सम है, N1 और N2 का सम है, इन दोनों के ऊपर और नीचे वाले का जो डिफरेंस है वो बराबर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। बेसिकली भाई दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं आ रही समझ में बात? बता भाई, आ रही क्या? नींद आ रही? ये समझ में बात आ रही?
समझ में बात आ रही, वेरी गुड। यहां तक कहानी बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली क्या बताता है, क्वांटिटी के बारे में बात करेगा। वो क्वांटिटी आपका क्या हो सकता है, वो क्वांटिटी आपका नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात। वो क्वांटिटी आपके क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कि भैया कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। अब यहीं से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिनका नाम होता है एलआर वाली प्रॉब्लम, बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात। अब लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत लंबा छोटा कैलकुलेशन है, हम उस लंबे छोटे कैलकुलेशन को भी करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या हमारे पास में कोई शॉर्ट तरीका है जिससे हम एलआर की प्रॉब्लम को क्या कर ले भाई, सॉल्व कर ले। नहीं आ रही समझ में बात, अरे बोलो आ रही है ना, यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो ये क्या थी बेटा, ये थी हमारी केमिकल कैलकुलेशन, जिसको हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में, मैं आपको लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, कि हमें एक रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन क्या है भैया, एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन क्या है कि एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4 से, तो फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, यहाँ वाटर के बनेंगे। सबसे पहले तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी भी हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती है। तो बेटा आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको केमिकल रिएक्शन वो वर्ड्स में प्रोवाइड कराएगा या हिंट देगा, तो आप बाकी की केमिकल रिएक्शन क्या कर लो, अपने आप लिख लो, समझ में आ रही बात। जैसे पीवाईक्यू के अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू है हमारे। पीवाईक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन के 20 मोल्स बनेंगे। कितने को मोल्स बनेंगे, 20 मोल्स बनेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल है। अब ये आप केवल तभी बता सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि हेबर प्रोसेस क्या है, समझ में आ रही बात, कि अमोनिया को बनाने की जो रिएक्शन होती है वो क्या है। अगर बेटा आपको वो मालूम है तो आप आगे का काम कर लोगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, समस्या हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, ये तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन आपको ये गिवन है यहाँ पर कि जो आपका H3PO4 है ना, उसका वेट आपको गिवन है, और वो वेट कितना है भाई, 9.8 ग्राम है। क्या गिवन है भैया, वेट 9.8 ग्राम आपको वेट गिवन है। और आपको ये बताना है कि इस 9.8 ग्राम वेट के साथ में हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का, या हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसे, उसका वेट कितना होगा। आ रही बात समझ में। यानी कि इस रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए, ये चीज लेकर आने के लिए आपको यहाँ पर H3PO4 क्या दिया गया है, 9.8 ग्राम दिया गया है। तो इसके रेस्पेक्टिव आपको ये क्वांटिटी कितनी चाहिए, ये बेटा आपको क्या करना होगा, ये आपको पता करना होगा। तो जब भी आप ऐसे सिनेरियो में निकल करके आए तो बेटा आप डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर ले, इस चीज को नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर ले। देखो ये वेट है, मैं आपको और आगे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप क्या समझिएगा, आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में क्या कर लो भैया, सीधा सीधा कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, यहाँ पर बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले थे ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वेट वाला लगेगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है भाई हमारा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट तो दे नहीं रखे, लेकिन फॉर्मूला तो गिवन है। ये क्या है हमारा AlOH होल थ्राइस, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा निकल के वो 78 ग्राम आएगा। कितना आएगा भैया, 78 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है। और H3PO4 का मैंने आपको कहा था, याद कर लो भैया, उसका कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होगा। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए तो अगले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, W/78, कोई दिक्कत वाली बात। अरे वेट तो हमें पता ही नहीं, वही तो निकालना। इसके मोल्स कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे 9.8 डिवाइडेड बाय 98, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 1.10 हमारे यहाँ पर मोल किसके कंज्यूम हो जाएंगे। कब, जब H3PO4 का वेट में कितना ले लूंगा, 9.8 ग्राम ले लूंगा। यानी कि H3PO4 के फॉस्फोरिक एसिड का जब 9.8 ग्राम की मैं क्वांटिटी ले रहा हूं तो उसके कितने मोल निकल करके आ जाएंगे, 1/10 मोल निकल करके आ जाएंगे, यानी 0.1 मोल होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। क्या यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पता करो। आप क्या पता करना, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता करो। सर ये भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि 1 मोल H3PO4 रिएक्ट करेगा 1 मोल AlOH होल थ्राइस से, हाँ या ना,
दिमाग लगाओ भैया, 1 मोल H3PO4 मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि आपको H3PO4 की वैल्यू नोन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसीलिए आप जिसकी नोन है उसी को बेस बनाकर आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 मोल H3PO4 से अबाउट द गिवन रिएक्शन से कंक्लूजन क्या निकला हमारा, 1 मोल एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर H3PO4 के 2 मोल कर दूं तो इसके कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 3 कर दूं तो, 4 कर दूं तो, 10 कर दूं तो, कुछ भी इधर लिख दूं तो इसके भी कुछ भी मोल बनेंगे, हाँ या ना। तो इधर कुछ भी ना लिख के क्या लिख दिया मैंने, 1/10 मोल अगर मैं H3PO4 के ले रहा हूं तो 1/10 मोल ही किसके बनेंगे, AlOH होल थ्राइस के बनेंगे। यानी कि सर इस n की वैल्यू हमें मिल गई, वो क्या है 1/10 W/78, यानी कि W यहां पर कितना आ गया 7.8 ग्राम आ गया। हालांकि आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, आपने यहां से कंक्लूजन देख लिया कि वेट 9.8 था तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 98 है, ये इसका 1/10 है, 1:1 का रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 का है, तो अगर ये 78 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। बेटा ये डायरेक्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पर होती है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर इस टाइप की आती है, जो कि मैंने यहाँ पर क्या कर ली भाई, ले ली। कोई समस्या, कोई परेशानी वाली बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। देखो मोल कॉन्सेप्ट के जब आप क्वेश्चन करोगे और आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला पोर्शन देखोगे बेटा, आप वहां पर पाओगे कि लगभग ऑलमोस्ट हर साल पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है, क्वेश्चन आया गया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा, इस क्वेश्चन में मैंने इस बार लिखा कि 2 मोल एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड के किससे रिएक्ट करेंगे भाई, हमारे 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे, 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस, और साथ ही साथ क्या मिलेगा 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही क्या है गिवन है। ठीक है, चलिए वही सेम कहानी है कि इसका इस बार वेट कितना गिवन है H2SO4 का, 9.8 ग्राम गिवन है। तो इसका वेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो था रिएक्टेंट का, वो 1:1 था। समझ में आ रही बात, नोट करो भाई, 1 मोल 1 से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 नहीं है। समझ में आ रही बात, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपको वेट दिया गया उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मॉलिक्यूलर वेट के अंदर कन्वर्ट कर लो। ध्यान से देखिएगा, तो ये वेट कितना है 9.8 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98 ग्राम, होगा कि नहीं होगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे 1/10 निकल के आएंगे, हाँ या ना। समझ में आ रही बात, सेम कहानी यहां पर निकलेगी। इसका वेट सर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा 78 ग्राम निकल करके आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो मत कर देना कि इसका 1/10 है तो इसका भी मैं क्या कर दूं 1/10, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, और इस वाले के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है। तो मैं कंक्लूजन क्या दूंगा सर, मेरा जो 3 मोल H2SO4 है, ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, उससे क्या बनेंगे मेरे, उससे बनेंगे मेरे 2 मोल एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं कह दूं कि मेरा 1 मोल H2SO4 मुझे बनाना है, ध्यान से देखिएगा, तब मेरे कितने बनेंगे भैया 2/3 मोल AlOH होल थ्राइस के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मोल मेरे पास H2SO4 की कितने हैं 1/10, तो 1/10 मोल H2SO4 में क्या करूंगा मैं 2/3 इंटू में क्या कर दिया मैंने 1/10 कर दिया, यानी कि 2/30 मोल मुझे किसके बनेंगे यहाँ पर AlOH होल थ्राइस के 30 मोल यहाँ पर 2/30 मोल बनते हुए नजर आएंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आगे नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर देंगे वेट निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि N = W/MW होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 2/30, वेट हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 78 = कितना आ गया वेट आ गया। तो भैया आप यहाँ से करेंगे, अच्छा इसे आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे कि वो हमारा था ना कि 30 × 10 नीचे, ठीक है ना, 30 गुना वो 3 × 10 रखते हैं, 10 एज इट इज रखो, क्या दिक्कत है। तो 3 से हमारा 1 काट दो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये आपका 1 बचा, 3 × 6 = 18,
26 दूनी 52, तो वेट कितना आ गया आपके 5.2 ग्राम हमारे यहाँ पर वेट निकल के आ गए। कहने का मतलब ये है कि हर बार अगर आपका यहाँ पर वेट और मोलिकुलर वेट सेम होगा, ये इसकी क्वांटिटी सेम रहे जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन आपके किसके ऊपर भैया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। अब यहीं से कॉन्सेप्ट और निकलता है, वो निकलता है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मैं क्या बात कर रहा हूं, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसी स्लाइड में बाद में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कोई क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, हाँ एक क्वेश्चन और है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में ब्यूटेन गैस होती है, तो कहा गया कि ब्यूटेन गैस के कंबशन से, कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जिसमें ब्यूटेन गैस आपने कितनी जलाई, ब्यूटेन गैस आप जलाएंगे 25 ml जलाएंगे, तो आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन वहां पर कितनी खर्च होगी, यानी 25 ml ब्यूटेन गैस को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। बेटा ये आपने क्या करना है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो इक्वेशन रिएक्शन हमारे पास में क्या है, उसके बारे में बेटा हम क्या करें भाई, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले आइएगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरा नंबर 3 पर, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। सर मेरे पास में एक गैस है जिसका नाम क्या है, ब्यूटेन गैस। क्या बोल दी, इसे गैसियस फॉर्म में है। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किससे, इसका कंप्लीट कंबशन करा रहा, TeO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम होंगे। समझ में आ रही बात। और जब ये कंज्यूम होता है तो 4 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 5 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें वाटर के। तो 4 मॉलिक्यूल किसके मिले हमें यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिले, और 5 मॉलिक्यूल हमें किसके मिले, वाटर लिक्विड के मिले। कोई दिक्कत वाली बात है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कहा यह गया कि C4H10 की जो क्वांटिटी आपने कितनी ली, वो 25 ml की ली। अब आपको इसकी क्वांटिटी लेनी है, कितनी ऑक्सीजन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 25 ml ब्यूटेन गैस के कंप्लीट कंबशन के लिए लगने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको क्या करनी है, बतानी है। सबसे पहले तो आपको बेटा यही ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। तो चले सॉल्व करें भैया इसको। चलिएगा, मैंने आपको बोला कि डाटा कुछ भी गिवन हो, किसमें कन्वर्ट कर लो आप, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, आपको क्या रह जाएगा, इजी रह जाएगा। अच्छा, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को करने के कितने तरीके हैं, 2। देखो यहाँ पर गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, वो भी गैस है, वो लिक्विड है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या है, गैस है। जब गैस लग जाती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसका नाम होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम होता है भैया उसका, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और अगर कंडीशन सेम है तो आर तो कांस्टेंट वैसे ही होता है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर भी क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं वॉल्यूम के। मैं भी आपको इसके बारे में बात बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। पहला मेथड वो जिसके बारे में हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाला मेथड। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए, क्योंकि बेटा हर मेथड एग्जाम में जरूरी नहीं होता, कोई मेथड आपके लेकर 5 मिनट का क्वेश्चन। अब अगर सोचो मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर का एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट खर्च कर रहा, तो बहुत नुकसानदायक है। समझ में आ रही बात, इसीलिए कैलकुलेशन फास्ट करनी हमारी होनी चाहिए। चलिए, तो C4H10 हमारे क्या कर रहा, 13/2 O2 मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहा। हमें कैलकुलेट करना है कि O2 के हमारे यहाँ पर कितने मोल इस्तेमाल में आएंगे। समझ में आ रही बात। चलिएगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस रिएक्शन को आप गौर से देखिएगा, इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, गौर से देखना है। सबसे पहले आप इसी के क्या कन्वर्ट कर लो, मोल कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सर, ये 25 ml है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22,400, 22.4 नहीं है, वो तो लीटर में आएगा। तो ये क्या आएगा, 25/22,400 इतने मोल यहाँ पर मौजूद हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा। सर 1 मोल ब्यूटेन गैस C4H10 से क्या बन रहा है हमारा, 13/2 मोल O2 कंज्यूम हो रही है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 मोल C4H10 को जलाने के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ रही, 13/2 O2 मोल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मोल हमारे पास में कितने हैं, 25/22,400। क्या है भैया, 25/22,400। सर तो 25/22,400 मोल ब्यूटेन को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 13/2 तो एज इट इज रहेगा, गुणा कर दो 25/22,400। भाई अगर 1 से 13/2 है तो 2 से क्या होगा, 2 गुणा 13/2, 3 से क्या होगा, 3 गुणा 13/2। यहाँ पे कुछ भी रखोगे 13/2 गुणा वो कुछ भी, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई समझ में आ रही भाई बात आपके, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक भाई।
तो ये क्या है आपका, ये इतने मोल O2 के हैं। क्या है भैया, ये इतने मोल हमारे किसके हो गए भैया, इतने मोल हमारे O2 के हो गए। ठीक है, अब O2 को हमें क्या निकालना सर, O2 को तो हमें वेट निकालना। अबे निकालना नहीं निकालना O2 को हमें, नंबर ऑफ मतलब O2 का हमें क्वांटिटी निकालनी ना, वॉल्यूम निकालनी। तो ये इतने मोल O2 के हैं। अच्छा, तो जब मोल O2 का तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू VmL अपॉन 22,400। हाँ या ना, बताओ भाई लगेगा नहीं लगेगा। जब मैं ये VmL की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22,400 मल्टीप्लाई होगा। तो 22,400 तो एज इट इज रख दो, n की वैल्यू मैं कहां से रख दू, उठा करके वहां से रख दो। तो मैंने n की वैल्यू क्या रखी, 13/2 गुणा 25/22,400। अबे रख दिया। सॉल्व मत करना वहां पर ऐसे क्वेश्चन में, सॉल्व करोगे ना फिर सॉल्व करके कन्वर्ट, बाद में तो चेक क्रॉस आप कट कर ही दोगे ना ऊपर नीचे आकर के। तो 22,400 से क्या खत्म हो गया हमारा, 22,400 खत्म हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, 25 गुना 13 कितना हो गया हमारा, 25 या 75 का 5 का हासिल लगे कितने 7, 25 कम 25 और 7 कितना हो गया 32 बटे क्या हो गया 2 हो गया। ये हो गया 325, 16 दूनी 32, 162, 162 ml आ गया। कितना आ गया भैया, 162 ml O2 खर्च होगी। कब, अगर हम 25 ml ब्यूटेन गैस को क्या कर रहे हैं भैया, बर्न करेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब सवाल ये है, इस सवाल को करने में कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेगी। एग्जाम में आप इतना टाइम लगाओगे क्या, नहीं। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है आइडियल गैस इक्वेशन। कहां बनाऊं, लो यहीं पर लिख देता हूं। एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, जो होती है PV इज इक्वल टू nRT। आरिवासन में अगर यहाँ पर टेम्परेचर और RT कांस्टेंट है, आपने क्या कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके भैया, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। दूसरे तरीके से क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिख रहा 25 ml है, यानी कि मैं मोल ना पढ़ करके, जैसे मैंने 1 मोल C4 ये पढ़ा था ना, इसे मोल ना पढ़ेगा, क्या पढ़ूंगा, वॉल्यूम पढ़ूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इस रिएक्शन को लाओ मैं यहीं पर ही कर देता हूं। मैंने क्या बोला, मैं आगे करूंगा, चलो। इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला कि 1 ml ब्यूटेन से C4H10 खर्च कर रहा कितना, 13/2 ml O2 खर्च करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो 25 से कितना होगा भाई, सिंपल सा फंडा है सर, 13/2 गुणा 25 हो गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, तो यहाँ लास्ट में भी क्या है, 13/2 गुणा 25 ही बचता है। खड़ा हो जा, 16 बैठा हुआ। यहाँ लास्ट में क्या बच गया, 13/2 गुणा 25 बच गया। और यहाँ पर भी लास्ट में क्या बचा, 13/2 गुणा 25, यानी कि ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 162 ml आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके कितने लाइन में था, 2 लाइन में। और इस क्वेश्चन में आपने कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इतना स्मार्टली वर्क करना होगा। ये मुझे कैसे पता लगा कि PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी गैसियस है, और जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो भी क्या बना, गैसियस बनेगा। वाटर को छोड़ करके सारी चीजें यहाँ पर क्या है, गैसियस हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली लगा सकते हैं। नहीं आ रही समझ में बात मेरे ख्याल से, अब आ रही है ना। तो ये क्या था हमारा, ये थी बेटा हमारी किसकी समस्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगला जो मेन कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लेते हैं भाई अपने किसके बारे में, अगला टॉपिक हमने उठा लिया लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। चलिए, तो ये क्या है हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका मतलब है क्या, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं आपके घर गया, चाय तो पिलाओगे नहीं, क्या करें को नहीं जी, अपनी चाय अपना आप ले गई हो, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक के अलावा क्या पिलाएगा, और नमकीन, बिस्कुट, मिठा, और हाँ अब आए लाइन पे, अब बोल ले तुम, ठीक ठीक है। खैर, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपको क्या बनानी, आपको बनानी चाहे, एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ रही बात। हमारे टीचर ने यही एग्जांपल दिया था मुझे, ठीक है ना। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। मान लो आपको बनानी है 1 कप चाय की, में आपने दूध कितना लगता है 50। देख ध्यान सुनिएगा, आपको चाय बनानी, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाय बनाने की रेसिपी मालूम होनी चाहिए। तो मान लो आपको 1 कप चाय बनाना है, तो 1 कप चाय बनाने के लिए आपने कितना दूध ले लिया, 50 ml। आरिवास में कितना दूध ले लिया भैया, हम आधा कप चाय बना लेना कुल, ठीक है। कितना ml दूध ले लिया, 50 ml हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दूध ले लिया। पानी मिलाना चाहो तो मिला लो, नहीं मिलाना चाहते तो कोई मर्जी की बात नहीं। मेरी चाय मतलब जैसे का लगा मास्टर की चाय है तो इसे पानी मिला के दे दो, ऐसा तो नहीं है।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो 50 ml आपने क्या ले लिया भैया, 50 ml दे दिया आपने, यहाँ पर दूध ले लिया। अच्छा, एक कप टी को बनाने के लिए आपके किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो मिल्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाँ या ना? दूसरी किसकी रिक्वायर पड़ेगी आपको? शुगर की। तीसरी किसकी रिक्वायर पड़ेगी आपको? टी लीव्स की, जो आपकी चाय की पत्ती होती है। भाई मेन इंग्रेडिएंट तो यही तीन है ना, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, समझना बात को। अब आपको एक कप चाय बनाने के लिए मिल्क की क्वांटिटी कितनी चाहिए? मान लो 50 ml चाहिए, समझ में आ रही बात? शुगर कितना चाहिए? 1 टेबल स्पून चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात? और टी लीव्स कितनी चाहिए आपको? ½ टेबल स्पून चाहिए, यानी जो घर में इस्तेमाल होने वाली चम्मच है, ये हमारी क्या हो गई बेटा? ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड रेसिपी। क्या हो गई भैया? स्टैंडर्ड रेसिपी हो गई भैया ये हमारी। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? यानी कि इतनी क्वांटिटी अगर आप मुझे प्रोवाइड कराओगे तो मैं आपको क्या दूंगा? 1 कप चाय बना के दूंगा। मैं नहीं दूंगा आपको चाय बनाकर, मैं आपसे बनवाऊंगा चाय। समझो बात को, ठीक है भाई? भाई वो तो मीडियम में ये इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है? अब मैं पहुंचता हूं कहां? मैं पहुंचता हूं भैया आपके पास में। कहां पहुंचा मैं? आपके पास में। चलिएगा, इसे थोड़ा सा चाय को कहां रख देते हैं? स्टैंडर्ड रेसिपी है ना, तो तू थोड़ी सी छोटी हो जा और कहां आ जा, यहाँ पे आराम कर, ठीक है भाई? अब मैं पहुंचा आपके पास में, ध्यान से देखना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं पहुंचता हूं आपके पास में। मैंने वहां जाके कहा कि और भाई क्या हाल चाल है, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देने आपके घर गया। अब आपने चाय नाश्ते का इंतजाम किया। ध्यान सुनिएगा, मैं हूं, मेरे साथ में जमन सर है, मेरे साथ में क्या है, शुभम सर है, डॉक्टर साजिद अहमद है। मान लो हम चारों चले गए, क्या लगा रेड मारने जा रहे जी, नंबर बताने जा रहे घर पे, वॉट जो भी है आप मान लिए। हम 4 लोग कहाँ हैं? बेसिकली हम 3 लोग 4 लोग ही साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं। तो हम 4 लोग कहाँ पहुंच गए? हम 4 लोग पहुंच गए कहां पर? आपके घर पहुंच गए, ठीक है? तो 4 लोगों के लिए कितने कप चाय चाहिए आपको? 4 कप चाय। पर ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? 4 लोगों के लिए कितने कप चाय चाहिए आपको? 4 कप। अब पापा ने आपको कहा, मान लो मम्मी आपकी गई हुई है कहीं पे, सिस्टर आपके भी कहीं पर गई हुई है, आपके घर पे आप अकेले हो, फादर भी आने लग रहे, खेत वेत में से आने लग रहे। अब आपको कितना कप चाय बनानी? 4 कप चाय बनानी। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 कप चाय की स्टैंडर्ड रेसिपी तो तुम्हें मालूम है। अब 4 कप चाय बनानी, लेकिन तुम्हारे पास में क्वांटिटी कितनी है मैं बता रहा हूं। आपके पास में जो मिल्क है भैया, आपके पास में क्या है? जो मिल्क है वो कुल कितना है? वो है आपके पास में 150 ml मिल्क है। ध्यान से देखना, आपके पास में जो शुगर है, शुगर कितनी मौजूद है? शुगर आपके 10 किलो मौजूद है। आपके पास में जो टी लीव्स होती है वो कितनी मौजूद है भैया? वो आपके 250 ग्राम मौजूद है। कितनी मौजूद है भैया? 250 ग्राम। 1 टेबल स्पून में आप मान करके चलिएगा कि 5 से 10 ग्राम मान करके चलिएगा, ठीक है? चाय की पत्ती की बात कर रहा हूँ, उसमें इतना वेट नहीं होता बेसिकली। तो 1 टेबल स्पून में 5 से 10 ग्राम आप मान करके चलिएगा, तो 250 ग्राम है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलो 250 ग्राम की कंक्लूजन छोड़ दो, आप यहाँ पर कितना मान लो आपके पास में यहाँ टेबल स्पून है 20 टेबल स्पून आपके पास में यहाँ पर क्या है? चाय की पत्ती है। और 10 केजी की जगह आपने यहाँ पर क्या मान लिया कि 1000 टेबल स्पून आपके पास यहाँ पर क्या है? शुगर है। समझ रहे भाई? तो मुझे बताओ कि क्या 1000 टेबल स्पून शुगर के होने का मतलब यह है कि आप 1000 कप चाय बना सकते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहे? पोज कर दे 1 मिनट को, काफी वो शरीफ। चलो, हाँ भाई, समझ में आ रही बात? तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हारे से? मैं ये बोल रहा था, ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा था तुम्हारे से कि भैया आपको माना 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी की जरूरत है। भले ही आपके पास में 1000 चम्मच चीनी की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000 कप चाय की बना सकते हैं। होगी नहीं होगी गड़बड़? खोल के खड़े हो जाओ गेट एकदम से। अब ये परेशान करेगी मक्खी सारे उसमें, देख ये घूमती फिरती, ठीक है? स्टैंडर्ड रेसिपी क्या बोलती है सर? स्टैंडर्ड रेसिपी बोलती है कि 1 कप चाय बनाने के लिए शुगर कितना चाहिए? 1 चम्मच चाहिए। लेकिन अवेलेबल मेरे पास में कितनी है बॉस? अवेलेबल है मेरे पास में 1000 कप। तो क्या मैं 1000 कप चाय बना सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? चाय बनाने के लिए जो इतने इंग्रेडिएंट हमें चाहिए थे, उनमें से एक इंग्रेडिएंट क्या है भैया? सबसे कम है। तो वो इंग्रेडिएंट जो सबसे कम है और हमारे प्रोडक्ट बनने को लिमिट करता है, सुनिए बात मेरी, मैंने क्या बोला कि वो रिएजेंट जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? सबसे कम होती है और हमारे प्रोडक्ट के बनने को लिमिट करता है, उसी एजेंट को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब तो समझ में आ गई बात आपको? तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या है? अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा? कंज्यूम होगा।
क्योंकि सबसे कम है, सबसे कम है तो रिएक्शन में क्या होगा, कंज्यूम होगा। जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा तब तक प्रोडक्ट रहेगा, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी शुगर आपके डब्बे के अंदर मौजूद है। एग्जांपल के तौर पर भैया आपके भंडार गृह के अंदर 50 किलो चीनी रखी और दूध आपके पास में केवल 2 कप चाय का है, तो बेटा आप 2 ही कप चाय बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 50 कप चाय की बना लोगे। नहीं आ रही समझ में बात, मेरे ख्याल से आ रही है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, समझ रहे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझिएगा आएगा सर। लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिकली मतलब यह है कि कोई प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी क्या हो, सबसे कम हो, और वो प्रोडक्ट के बनने को लिमिट कर रहा है, वो रोक रहा है, प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होगा। जब तक वो रिएक्शन के अंदर रहेगा केवल रिएक्शन भी तब तक होगी, वो खत्म तो रिएक्शन खत्म। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर रिएक्शन जो मेरे पास में सबसे कम चीज थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां पर 150 ml आपके क्या है, दूध है। आ रहे कितने बंदे आपके पास में, 4 बंदे, तो मिनिमम आपको कितना दूध चाहिए, 200 ml दूध चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास में है कितना, 150 ml। तो आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे भाई, आप ईमानदार हो, आपने कहा हम मास्टर को पानी वाली चाय नहीं देंगे बना करके, हम मास्टर को ये नहीं करेंगे। आपने क्या किया, 3 कप चाय 4 गिलास में करके हमें सप्लाई कर दी। लेकिन टेक्निकली है तो वो 3 ही कप ना, समझ पा रहे बात को। तो 3 कप चाय का दूध खत्म हो गया, हो गया 3 कप चाय बनने के बाद में। लेकिन 3 कप के अंदर लगने वाली चीनी खर्च होने के बाद भी चीनी बची हुई है, चाय की पत्ती बची हुई है। तो जो चीज खत्म हो गई वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो चीज हमारे खत्म नहीं हुई वो क्या होगी बेटा, एक्सेस रिएजेंट है। ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, मालूम होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, जिनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट अगर ऐसा है जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो वो प्रोडक्ट के बनने को लिमिट करता है, और प्रोडक्ट के बनने को जो लिमिट करता है उसी एजेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात। सर क्या एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट हो सकते हैं? जवाब है यस, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट पॉसिबल है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसी भी एक लिमिटिंग रिएजेंट को बेस बना करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के लास्ट में जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका 0 हो जाएगा। उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 0। यानी वो 100% क्या हो चुका होगा, कंज्यूम हो चुका होगा। अरे नहीं यारी भाई बात समझ में क्लियर है? आगे क्या है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन करें कुछ एक आधा है भाई, करें क्या? अबे करें नहीं करें, बता ही नहीं रहे यार। एक आधा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करें, ठीक है भाई, चलिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई ये क्या है हमारा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ रही बात? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मोल्स वहां पर कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, मैं आपको इजी लैंग्वेज में पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, हेबर्स प्रोसेस है, N2 + 3H2 गिव्स अस क्या है, 2NH3। ये मेरे पास में स्टैंडर्ड रेसिपी है, 1 कप चाय को बनाने की विधि है कि 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना हाइड्रोजन चाहिए, इतना क्या बनेगा, मुझे अमोनिया बनेगा। समझ में आ रही बात? ये बेसिकली फंडा है, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम इसी को बेस बनाकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन का वेट है मेरे पास में 50 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट मेरे पास में कितना है, हाइड्रोजन का वेट आ गया मेरे पास में 10 ग्राम। तो आपको बताना है कि अमोनिया कितनी बनेगी। समझ में आ रही बात? जब भी आपको ऐसा दे दिया कि आपको रिएक्टेंट में ये दे दिया, ये दे दिया, और आपसे पूछे कितना बनेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि क्या 3 मोल हाइड्रोजन, भाई स्टैंडर्ड क्या बोल रहा कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलकर के 2 मोल क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस रिएक्शन के लिए कोई चीज लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले आप इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट। चलिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, कैसे निकालेंगे? ग्राम है तो वेट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अबे लगेगा क्या, वेट कितना है यहाँ का 50 ग्राम, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28 ग्राम। समझ में आ रही बात? यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट होगा कितना 10 ग्राम, डिवाइड कर दो इससे किससे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 ग्राम। समझ में आ रही बात आपको? तो ये वैल्यू कितनी आगे निकल के, ये तो 5 आगे निकल के, हाँ या ना? इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा आपको तो ये क्या होगा 28 एकम 28
वैसे समझ में आ गया होगा अब तक तुम्हारे कि कम क्वांटिटी किसकी है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 28 से कम 28, 50 में से 28 गए, कितने बचे अभी भी 22 बचे। पॉइंट लगा के क्या कर लिया हमने, 22 के आगे क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। अगली कैलकुलेशन क्या चलेगी, वो 220 हो गई। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 8 6 6 48, 16 और 8 200। नहीं, ये कितने पे चलेगा, 7 पे चलेगा। कितने पे चलेगा भाई आपके, 7 पे चलेगा। यानी कि इतने लगभग यहीं पर छोड़ दो। तो यानी कि नाइट्रोजन के कितने मोल है, 1.7 मोल नाइट्रोजन के हैं। और ये कितने हैं भैया, ये 5 मोल किसके कंज्यूम हो रहे, हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे। अभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल पाएगा। अब देखने में आपको क्या लग रहा होगा, सर ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है। तो हमेशा जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट काउंट करना है तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। तो वो ट्रिक क्या है कि मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, आप जिसके भी क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, आप ये कैलकुलेशन जरूर करें। समझ में आ रही बात। इसके मैंने मोल निकाले थे नाइट्रोजन के, वो कितना आ गए, वो आ गए मेरे 1.7। नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कितना है, ये 1 ही आया, आया ना। इधर क्या है मेरा सर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 5, और हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ गया 3 ही कम 3, कितने बचे 2, तो कितना हो गया 3 6 18। खेल चेंज हो गया, नहीं हो गया सर। दिख तो हमें ये रहा था कि 1.7 ml ये है, मोल इसके है और 5 मोल इसके। सर मोल के अकॉर्डिंग तो क्वांटिटी क्या है, इसकी ज्यादा है, लेकिन हमें कंपेयर करना है इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो को। एक नाइट्रोजन खर्च कर देगा 3 हाइड्रोजन को, 1 मोल नाइट्रोजन खर्च कर देगा 3 मोल हाइड्रोजन को। तो हमें उसी चीज को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये चेक किया कि ओवरऑल कितना खर्चा यहां पर लगेगा। तो 1.7 आपके क्या यूज किया गया, ये इतने मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, ये 1.6 आ रहा। तो इसके क्वांटिटी कम है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ या ना, बोलो भाई, कुछ इश्यू है क्या, वो लग गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 5/3, ये क्या आ गया 1.6। इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी नाइट्रोजन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 50 की जगह तो 100 ग्राम लग जा, 200 ग्राम आ जा, 1000 ग्राम आ जा, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है, 10 ग्राम ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगी बेटा, कैलकुलेशन होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का तरीका समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो बेटा, मेनली हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना होता है, मेनली हमें यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ही फाइंड आउट हमारा करना होगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद में करेंगे हम अपनी वही कैलकुलेशन जो हम करते हुए आ रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि इतने मोल अवेलेबल है ना, तो इसके रेस्पेक्टिव इस्तेमाल करके ये बनाना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा। अब अमोनिया बनेगा कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा कि ये करेगा, ये वाला करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सर इसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी दूध की क्वांटिटी कम थी ना। अबे पीछे का एग्जांपल देखो, यहां पर दूध की क्वांटिटी कम थी ना, तो कितने कप बनेंगे कौन डिसाइड किया, दूध डिसाइड किया। अब यहां पर भले ही तुम्हारा क्या हो नाइट्रोजन हो, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा, हाइड्रोजन कर रहा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है सर, 3 मोल अगर मैं हाइड्रोजन के यूज करूंगा, क्या बनेंगे उससे 2 मोल NH3 के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, बनेंगे। सर अगर 3 मोल इसके बनेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा क्या कर सकता हूं, उल्टा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि वो हमें नोन नहीं है ना। तो 2 मोल NH3 को बनाने के लिए कितने मोल खर्च हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 3 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा कि नहीं होगा। 1 मोल के लिए क्या होगा भैया, 3/2 मोल हाइड्रोजन के खर्च होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन NH3 के सॉरी उल्टा ही हो गया हमारा, हाँ यहीं से चले गए। ठीक है भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, जस्ट मिनट, सॉरी। देखो 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल बन रहे, 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल बनेंगे, 2/3 मोल ऑफ अमोनिया, हाँ या ना। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने मोल अवेलेबल है तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन 5 मोल अवेलेबल है। ध्यान से देखिएगा, आपने ये कैलकुलेट किया कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ये तो मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। मोल तो आपके बेटा यही है, आरी बात समझ। तो अवेलेबल कितने मोल है, अवेलेबल आपके 5 मोल हाइड्रोजन के हैं। तो उससे कितना बनेगा, 2/3 गुना 5, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 10/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3.3 मोल किसके बनेंगे यहाँ पर हमारे अमोनिया के बनते हुए नजर आएंगे। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अभी ध्यान सुनो, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमने पता लगा लिया सर अमोनिया के इतने मोल बने, हम यहीं पर छोड़ दिए क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वांटिटी वेट के रेस्पेक्टिव भी गिवन है, तो अमोनिया का आंसर भी कैसे देना, वेट के रेस्पेक्टिव है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मुझे गिवन है वो कितना दे दिया 10/3 दे दिया, इज इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का कितना होगा 17 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 17, 14 और 3 17, तो W की वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा तो 17 ढाई 170/3, तो कितना हो गया 3 पंजे 15 बचे 2, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 56.66 ग्राम। इतना अमोनिया बेटा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट के इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जहां पर हमने ये पता किया कि कौन सी चीज यहाँ पर कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। सवाल है, समझ में आ रही बात? अब सवाल ये है कि सर इतना लंबा तामझाम हम करेंगे तो नीट के एग्जाम में तो लंका लग जाएगी, हाँ या ना भाई? नीट के एग्जाम में 200 सवाल आपके आएंगे, पॉसिबिलिटी है कि 20 सवाल की जो चॉइस आपको मिल रही है वो इस बार खत्म कर दी जाए। कारण बेटा जो एनटीए कंडक्ट कराता है आपका जेईई मेंस का एग्जाम भी वही कंडक्ट कराता है और नीट का एग्जाम भी वही कंडक्ट कराता है। तो जो आपका नीट का एग्जाम जेईई मेंस का एग्जाम होता है ना बेटा, उसके अंदर से जो चॉइस मिलती थी उस चॉइस को क्या कर दिया एनटीए ने, खत्म कर दिया। तो अगर जेईई मेंस के अंदर चॉइस एक साथ शुरू हुई थी, जेईई मेंस के अंदर भी और नीट के अंदर भी, तो अगर आपकी चॉइस खत्म कर दी गई है जेईई मेंस की, तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि नीट के अंदर से भी क्या कर दी जाए, चॉइस खत्म कर दी जाए। दिसंबर तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या उसका क्या रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक हमारा सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? दिसंबर नवंबर के बीच में भी शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो चॉइस आपको मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, लेकिन एक चीज फिक्स हो रहेगी, वो क्या, वो है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट से भी कम समय का टाइम रहेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, क्योंकि 3 घंटे में ओएमआर भी तो भरनी होती है ना आपने। समझ में आ रही बात? ओएमआर में भैया आधा पौना घंटा आराम से भाग जाता है। अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन भी भरते हैं तो 30 से 40 मिनट 45 मिनट बड़ी आराम से भर जाते हैं, अगर आप एक्यूरेसी के साथ में भरते हैं। और बिल्कुल आप ज्यादा ही अलर्ट होकर भरेंगे तो 1 घंटा पी जाती है ओएमआर, देखा है मैंने, बच्चों से सुना है। समझ में आ रही बात? और इस बार तो कई सारे बच्चों को हमने एक प्रॉब्लम से बड़ा फेस करते हुए देखा। वो क्या देखे कि बच्चे वो स्क्रीन पे रहते थे ना सारे दिन, पढ़ाई लिखाई सब स्क्रीन पे, टेस्ट भी ऑनलाइन दे रहे, सारी चीजें। देखो ऑनलाइन में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन जब उनका हाथ में पेपर आया ना, 3 घंटे का पेपर आया, तो उनका विजन डिस्टर्ब हुआ, उन्हें देखने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें आदत थी टेस्ट को किस चीज के ऊपर देने की, स्क्रीन के ऊपर देने की आदत थी। कभी टेस्ट घर में ऑनलाइन में लेट के दे रहे, बैठ के दे रहे, सुबह को दे रहे, रात को दे रहे, रात को 11 बजे सारे काम निपटा के दे रहे। समझ में आ रही बात? तो बेटा इसीलिए आपको अभी से अपने आप को टेस्ट के अकॉर्डिंग ढाल करके चलना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक कहानी समझ में आई भैया आपके? तो ये क्या था हमारा लिमिट। अब सवाल ये है सर इतनी लंबी चौड़ी अगर हम कहानी करेंगे तो हमारा तो काम हो गया। समझ में आ रही बात? कितना टाइम लगा सर इस क्वेश्चन को, पहले ये पता करो, फिर एलआर पता करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर फलाना ढिकाना। तो भैया 2 ट्रिक इसकी रात निकाल ली हमने। एक ट्रिक तो आपको बताइए N/SC रेशो से क्या निकालना है आपको, N/SC रेशो से आपको एलआर निकालना। एक ट्रिक तो आपको बेटा ये है, और दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने लग रहा कि क्या है, देखिएगा। ठीक है, देखो यही सेम क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से करता हूं, यही सेम क्वेश्चन है, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास में क्या है कि N2 + 3H2 ये क्या देगा मेरा 2 मोल NH3 का देगा, हाँ ना। ठीक है, इसका वेट मुझे कितना गिवन है, इसका वेट मुझे गिवन है 50 ग्राम दे दिया। समझ में आ रही बात? इसका वेट मुझे कितना गिवन है 10 ग्राम दे दिया। तो मुझे इसका वेट कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मोलिकुलर वेट मुझे मालूम ही है, नाइट्रोजन का कितना है मोलिकुलर वेट 28 ग्राम है, इसका कितना होगा 2 ग्राम हो गया, इसका कितना हो गया मेरा 17 ग्राम हो गया। तो इसको तो छोड़ दो आप अभी। समझ में आ रही बात? यानी कि ये तो आप निकाल ही लोगे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो निकाल लो हर एक चीज का डायरेक्ट। पहले वो नहीं कि पहले मोल निकाल लो। भाई एक लाइन तो आप यहां से गायब कर सकते हैं ना, कि ये मैंने लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये वाली लाइन गायब कर सकते हैं ना आप, डायरेक्ट यहां से यहां जंप कर सकते हैं, हाँ या ना। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या निकाला, स्टेप नंबर 1 में फाइंड मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का निकालना, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, ईच रिएक्टेंट। तो मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना, किसका निकालना, रिएक्टेंट का निकालना। तो मोल के लिए क्या चाहिए, वेट कितना 50 अपॉन मोलिकुलर वेट 28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, तो 1 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आ रही बात? इसका कितना है, मोल्स कितना है इसके भैया, मोल इसके सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वेट कितना है यहाँ पर 10
डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो कितना है, यहाँ पर आ गया 3 आ गया। समझ में आ रही बात। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा तुम्हारा, ये 1.6 आएगा और ये क्या आएगा तुम्हारा 1.6 आएगा, ये 1.7 1.6। तो इससे क्या पता लग गया आपको कि ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा LR हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, ये हमारा लिमिटिंग रीजन है। उसके बाद में सीधा सीधा आपको क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका LR निकल के आया, ये कैसे पता लगा, ये पता लगा तुम्हें नंबर ऑफ मोल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, क्या निकला ये तुम्हारा, ये LR निकल के आया। हाँ या ना, वही तो है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है हाइड्रोजन है, उसका मोल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आपको यह पता लगाना है कि इसके कितने मोल खर्च हुए या कितने मोल लेफ्ट बचे, मैं उसकी बात कर रहा। इनिशियल मोल, शुरुआत के मोल कितने थे, मैं आपको बता करके चल रहा हूं। शुरुआत के मोल कितने थे, शुरुआत के मोल यहां पर 1.7 थे और यहां पर 5 मोल निकल के आ रहे थे। ठीक है, आप इस वाले नंबर को डायरेक्ट को एक्सक्लूड करके रखिएगा। शुरुआत के मोल यहां पर कितने थे, यहां पर 1.7 थे और यहां पर कितने निकल के आ रहे थे, 5 मोल निकल के आ रहे थे। समझ में आ रही बात। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंथी लग रहा, लेकिन जब आप चीजें क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, तब आपको बहुत शॉर्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत के मोल कितने थे। अब मोल कितने कंज्यूम हुए, कितने खर्च होंगे, इस चीज का पता लगाने के लिए मान लो N2 है, तो इस रेशियो में इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आफ्टर रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने मोल कंज्यूम होंगे, कितने मोल खर्च होंगे। खर्च होने की बात कर रहा भैया, मैं, ध्यान सुनिएगा। तो खर्च होने में क्या है कि इस रेशियो में अमोनिया के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1.6। अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1.6। तो कितने खर्च हो गए भैया, 1.6 खर्च हो गए। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा भैया, ये मोल्स कंज्यूम्ड होंगे, कितने मोल यहाँ पर क्या होंगे, कंज्यूम्ड होंगे। ध्यान से देखिएगा, कितने मोल खर्च होंगे, NH3। अमोनिया के कितने मोल हैं यहाँ पर, अमोनिया के मोल मिलेंगे यहाँ पर, सॉरी नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के कितने मोल है भैया हमारे यहाँ पर गिवन में, सर नाइट्रोजन के मोल है हमारे 1.7, खर्च कितने हो गए हमारे 1.6। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के कितने मोल है हमारे 1.7, खर्च कितने हो गए 1.6। तो कितने बचे 0.1 मोल, यानी कि मोल बचे भी और खर्च भी, सारा निकाल लोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोल खर्च किए, ध्यान दीजिएगा। मोल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो कितना है, 1.6। हाँ है ना, 1.6 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितने निकल के आ गई, 4.8 निकल के आ गई। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने खर्च होंगे हमारे, 4.8 यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में क्या है, अमोनिया, ध्यान से सुनिएगा। अब अमोनिया का भी यही करना आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के कैसे करोगे, आपके अमोनिया के शुरू में तो कोई मोल था ही नहीं, अरे था तो नहीं, तो जो इसके कंज्यूम होंगे या जो इसके बनेंगे वही वैल्यू निकल के आएगी। तो एक वैल्यू कितनी है 1.6, इंटू में क्या कर दिया आपने, ये 2 कर दिया, यानी कि कितना है ये 3.2, इसका आंसर निकल के आ जाता है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पर कितने फॉर्म होगी हमारी, 3.2 निकल के हमारी फॉर्म होती है, और यहाँ पर कितना आ रहा 3.3, यानी लगभग आंसर कहाँ आ गया, बराबर आ गया। बस समझ रहे नहीं समझ रहे, तो मुझे यही तो आंसर चाहिए था सर, मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि अब देखिएगा, अब मैं अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरा काम हाइड्रोजन और अमोनिया से हो रहा, तो मैं इन दोनों कैलकुलेशन को फालतू में करूंगा क्यों। जैसे ही मुझे LR मिला, मैंने डायरेक्ट LR में किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये तो स्टेप मिसिंग है सब भाई, समझो बात को। मैंने जैसे मिला कि ये N/SC ऑफ LR मिल गया ना, यहां से मिलने के बाद सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे पता लगा इसके कितने मोल बनेंगे, यहाँ पर 3.2 मोल यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो 3.2 मोल का मतलब क्या हो गया, कितना वेट होगा, वेट होगा जब आप निकालेंगे 3.2 इंटू क्या कर देंगे 17 कर देंगे, ये तो बैठेगा ना, 17 दूनी 34 का 4 का हासिल लगा 3, 17 51, 51 और 3 54, 54.4 ग्राम के करीब निकल के आएगा। लगभग आंसर जो है आपका वो उसी के बराबर आ रहा, 56.66 ग्राम निकल गया। समझ हमारी बात। आपको एक क्वेश्चन और लास्ट करा देता हूं, जो मैं केवल और केवल किससे कराऊंगा, जो मैं केवल और केवल आपको ट्रिक से कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है बेटा हमारी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है भाई, चलिएगा, है भाई, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद मोल कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। उसके बाद में जो इसका रिएक्शन इन सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही कवर अप कराऊंगा मैं। ठीक है, हाँ भाई, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, सर क्वेश्चन है हमारा 2A प्लस क्या हो गया हमारा, ये 3B प्लस 5C। ध्यान से देखिए, ये क्या दे रहा हमें, ये दे रहा हमें 4D प्लस 7E दे रहा।
आ रही बात समझ में? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एक तो इसमें हमें ये पता लगाना कि लिमिटिंग रेशियो क्यों, लिमिटिंग रिएजेंट कितना है ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। ए की क्वांटिटी कितनी गिवन है, मैं सारे फॉर्मूले सप्लाई कर दूंगा इसी के अंदर। 50 ग्राम गिवन है। बी की क्वांटिटी कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल गिवन है, समझ में आ रही बात। उसके अलावा सी की क्वांटिटी कितनी है भैया, ये हो गई आपके 33.6 लीटर एट एसटीपी गिवन हो गई। और यहाँ पर एम एक जो मॉलिक्यूलर वेट ए का गिवन है वो कितना गिवन है आपको, वो 40 ग्राम गिवन है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि डी कितना बनेगा और ई कितना बनेगा, डी और ई कितना बनेगा, एक तो ये बताना और आपको बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब वही सेम कहानी जो भैया हमें लंबी छोटी कहानी तो करनी नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या निकालेंगे, रेशियो। डायरेक्ट निकालो। नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन वेट 50 बटे मॉलिक्यूलर वेट 40, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 2, कोई दिक्कत वाली बात है। इसके लिए निकालो गिवन नंबर कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया, 3 आ गया, हाँ है ना। इसके लिए वैल्यू निकालो भैया, हमारा गिवन वॉल्यूम कितना 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू में कितना आ गया, 5 आ गया, हाँ है ना। तो सबसे पहले क्या निकालो, एलआर निकलेगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ सीधा सीधा, ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, और ये आपका क्या आ गया, आपका ये आपका आ गया मतलब 25 हो गया भाई, 5 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये 8 6 48, 0.6 2 बचेगा, तो क्या बचेगा, ये 8 दूनी 16, 0.62 आएगा निकल के, क्या नहीं आएगा, हाँ है ना। समझ में आ रही बात। इस वैल्यू को मैं अगर निकालूंगा 23 से 23 खत्म हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा, 0.5 निकल के आएगा, हाँ है ना। इसको वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी निकल के, वैल्यू आएगी मेरी निकल के यहाँ पर 0 पॉइंट, ये भी वैल्यू किसके बराबर आएगी निकल के, 0.3 के बराबर आएगी, सॉरी किसके बराबर आएगी, 0.3 के बराबर आएगी। तो ये मैंने n/sc का रेशियो निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 चीजें, 1 2 3 चीजें, 3 चीज में सबसे कम कौन है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एलआर। उसके बाद में बस आपको बताना है कि डी कितना बनेगा। अब डी कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, डी बनेगा कि एलआर में n/sc का जो रेशियो आ रहा है ना एलआर का, 0.3 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। कितना आंसर आ गया, 1.2 मोल किसके बनेंगे, डी के बनेंगे। हो गया खत्म, हो गया खत्म कहानी। अब आप इतनी लंबी छोटी कैलकुलेशन करते, वो करते, ये करते, भाई कहानी खत्म है भैया। इसके बाद में 7 ये कितना हो गया, ये ट्रिक है भाई, बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है, साफ बता रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं कल यूट्यूब भी छान रहा था, मुझे यूट्यूब पे भी दिखाई पड़ी वाली ट्रिक, सबने वही मेथड यूज कर रखा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, ये ई के कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 7, तो 0.3 डिसाइड करेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, कितने मोल बनेंगे, 2.1 मोल बनेंगे, कहानी खत्म। यानी कि डी के 1.2 मोल बनेंगे और ई के कितने मोल बनेंगे, 2.1। सारी कैलकुलेशन बाईपास, बस ये निकालना आना चाहिए। और ये कैलकुलेशन भी तो डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, एग्जाम में तो इजी लैंग्वेज में मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, समझ में आ रही बात। तो बेटा यहाँ पर हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर क्या होता है, पूरा होता है। 5 लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था, काफी बेसिक इसका ऑलरेडी हमारा हो चुका है, समझ में आ रही बात। उसके अलावा अब अगला जो चैप्टर हमारा शुरू होगा, उस चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन। कल क्लास चलेगी हमारी, और कल जिस चैप्टर की हमारी क्लास चलेगी वो केवल और केवल सॉल्यूशन है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है। तो कल हमारा पहला लेक्चर सॉल्यूशन का क्या होगा, शुरू होगा। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर के पीवाईक्यू सारे के सारे सॉल्व कर लो, समझ में आ रही बात। मोल कॉन्सेप्ट के जो पीवाईक्यू हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले हो गए हमारे, उसके अलावा हमारे एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन वाली हो गई, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस हो गया, हमारा आइसोटोपिक मास हो गया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं आपने, आज क्या कर लेने हैं, सॉल्व करने हैं। नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, लेक्चर देखो, काम अपना क्या रखो, पूरा रखो। और इसी के साथ हमारे आज के समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार।